गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक्स में जो चल रहा था मेरा है ना, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने से पहले हमको जो जरूरत पड़ती है वो एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो मैंने आपको एन फैक्टर निकालना सिखाया था। अब यहां पर एन फैक्टर का मैं एप्लीकेशन करूंगा। ठीक। तो पहला केस लिखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। नंबर 1 लिखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, हेडिंग डालो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। हेडिंग डालो बेटा। ठीक। तो मेरे को इसका जो फॉर्मूला यूज करना है, इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट ऑफ मेटल, है ना, अपॉन बच्चों वैलेंसी। नोट करो। लिखा बेटा। अब एक बात बताओ, अगर मैंने फर्स्ट ए ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट ए ग्रुप की जो वैलेंसी कितनी होती है बेटा जी? तो वैलेंसी होती है 1, राइट। ठीक है। और अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि +1, तो ये क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत। जो वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी की खास बात होती है, वैलेंसी जो होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, तीनों में नॉट पॉसिबल। तीनों में क्या होगा? नॉट पॉसिबल। तीनों में क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तीनों में हमारा क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो एक बात तो डिसाइड हो गया। अगर मैं कहता हूं कि मान लिया सेकंड ए ग्रुप है, तो सेकंड ए ग्रुप की जो वैलेंसी है बच्चों कितनी होगी? सेकंड ए ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 2 होगी, है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। ठीक है। और अगर मैंने 13 ग्रुप लिया हुआ है, तो 13 ग्रुप की वैलेंसी बताओ बच्चों कितनी होगी? वैलेंसी 3 होगी। अब देखो एग्जाम्पल देखो, है ना। अगर मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, राइट, तो आप जानते हो सोडियम का मास यानी वेट अपॉन वैलेंसी कितनी? 1। वेट कितना होता है? 23/1, यानी कितना हो गया? 23। अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg, mg के लिए क्या करोगे? मास बाई 2। क्यों? वैलेंसी मैग्नीशियम में 2 होती है, तो मास कितना होता है? 24। 24/2 यानी कि कितना हो गया बेटा? 12। हाँ। अगर मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, तो आप क्या कहोगे? m/3। पक्का? कितना हो गया? 27/2 सॉरी 3। कितना हो गया? 9 हो गया। चलो नोट करो। नोट किया? नंबर 2 लिखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। नंबर 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड के लिए क्या करोगे बच्चों? है ना, देखो लिखो इक्विवेलेंट वेट किसका? ऑफ एसिड बराबर क्या होगा? बताओ। m अपॉन n फैक्टर। नोट करो। इस केस में n फैक्टर क्या होगा बच्चों? बाल को बताओ।
इस केस में एन फैक्टर क्या होगा, इस केस में एसिड है ना, तो एन फैक्टर क्या होगा, ये बेसिडी होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का। चलो नोट करो। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब देखो बाल को सुनो, बाल को मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 लिया है, राइट, एसिड है ना, तो इसके लिए क्या करोगे, m/n फैक्टर, ठीक। तो m कितना, m और n फैक्टर कितना हो जाएगा इस केस के लिए, तो नोट करो इसको पहले। ठीक है, अब यहां इस केस में n फैक्टर बताओ, पिछले टॉपिक में पढ़ा है 2। अब एक बात बताओ, इसका वेट कितना होगा 98, तो 98/2 यानी कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, अगर मैं नाइट्रिक एसिड लिया है तो m/n फैक्टर, पक्का। अब यहां देखो n फैक्टर 1, वेट इसका होता है 63/1 यानी कितना हो गया 63। अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, राइट, ऑक्सैलिक एसिड लिया हुआ है, तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितना करोगे m/n फैक्टर। तो ऑक्सैलिक एसिड का वेट आप निकाल लेना, मैं फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, COH का होल ट्वाइस दिस वन ऑक्सैलिक एसिड, तो m/n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, m की वैल्यू निकाल करके आप कर सकते हो। अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2, इसका फंडा मैंने आपको सिखाया है, तो आप कितना करोगे m/n फैक्टर। इसके लिए बच्चों m फैक्टर कितना होगा, इसके लिए बताओ, ट्रिक बताया है 1, आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा हुआ है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 ले रखा है, तो आप क्या लिखोगे m/n फैक्टर। बच्चों इसके लिए फंडा मैंने बताया है, m बाई कितना हो जाएगा 2, ट्रिक्स भी बताया है n फैक्टर। अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 अगर मेरे को लेना है बेटा जी, तो कितना लिखो m/n फैक्टर, ठीक, तो हो जाएगा m/3। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, नोट करो। लिखा, नोट करो फटाफट। नोट किया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो सुनो ध्यान से। अब मैं 2 खास बातें बताऊंगा, दूसरे पेन से लिखेंगे। एक होता है बेटा जी H3BO3, हाँ, और इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। समझना ध्यान से बच्चों, ध्यान समझना। अब बोरिक एसिड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BOH का होल थ्राइस, ये भी एसिड है ना। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा OH, पक्का, ये OH और ये आपका OH है ना। तो यहां पर OH कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो अगर मैं पूछता हूं कि इसका n फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3, जो कि मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए फंडा नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए फंडा नहीं लगेगा। अब यहां पर ये है, इस एसिड को कितने OH मिलकर के बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, कितने एसिड मिल करके बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक अगर OH इसमें ऐड कर दिया जाए
अगर इसमें एक OH पानी का ऐड कर दिया जाए, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये खुद में कन्वर्ट हो जाएगा BOH का होल 4, राइट, माइनस में ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना OH इसके साथ जुड़ के इसको बेस में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज एन फैक्टर, राइट। तो अगर मैं इस केस में पूछता हूं कि मेरे को बताओ एन फैक्टर कितना होगा, तो आप देखोगे 1। तो एक आपका यूनिक केस हो गया, नोट करो। नोट किया बेटा। अब एक बात और देखो बच्चों, अगर मैंने मान लिया जाए HX मॉलिक्यूल ले रखा है, ठीक, एक और स्टार बना के लिखना बनता है। अगर मैंने HX मॉलिक्यूल ले रखा है, जैसे HCl ले रखा है, HBr ले रखा है और HI ले रखा है, ठीक, तो इनका एन फैक्टर कितना कंसीडर किया जाएगा, 1। नोट करो, यानी कि इसमें हमारे पास OH नहीं है, यहां पर OH तो नहीं है, लेकिन H फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना कंसीडर होगा, 1। नोट करो इसको फटाफट। नंबर 3 देखो बच्चों, नंबर 3 देखो। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस के बाद निकालना है। अब एक बात मेरे को बताओ, इसका जो एन फैक्टर होगा क्या होगा, एसिडिटी होगी बेस के, कल मैंने बताया है। तो एसिडिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ H आयन, यही तो होगा। अब ध्यान सुनो पहले, अब यहां पर मेरे क्या लेना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ये क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर वेट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर आप जानते हो एसिडिटी। नोट करो, लिखा बच्चों। अब देखो मेरे इधर देखो, अगर मैं पूछता हूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH चाहिए, हाँ, तो आप क्या लिखोगे, M अपॉन एन फैक्टर, ठीक। अब ये एन फैक्टर निकालना है। अब देखो NaOH के लिए एसिडिटी कितनी होगी, एक ही SO दिखाई देगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, M/1। अब NaOH का जो वेट निकालोगे तो 40 आएगा, 40/1 यानी कितना हो गया, 40, ठीक। अगर मैं ये कहता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, अगर मैंने ये ले रखा है तो आप कितना लिखोगे, M अपॉन एन फैक्टर, ठीक। तो इसका मतलब एन फैक्टर इस केस में कितना आ जाएगा, 2। तो M की वैल्यू पुट कर लो, दैट इज आंसर। अगर मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH का होल थ्राइस ले रखा है, ठीक है, तो M ले रखा है, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर, तो एन फैक्टर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा हमारा M/3। सिमिलर, अगर मैंने क्वेश्चन ले रखा है ZnOH का होल ट्वाइस, ये ले रखा है, ठीक है, इस केस में M अपॉन एन फैक्टर, मेरे को बात बताओ, यहां पर M निकाल लिया आपने, हाँ, और एन फैक्टर कितना आएगा, 2, दिस वन द आंसर। नोट करो फटाफट। अब लिखो नंबर 4, अगर मैंने पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, राइट, एनायंस का केस पूछा हुआ है सवाल में,
तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट ऑफ एनायन, है ना, वेट ऑफ एनायन जो भी दे रखा है, अपॉन, है ना, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल क्या नेगेटिव चार्ज, ठीक। मतलब क्या कि मैंने अगर इक्विवेलेंट वेट पूछा हुआ है SO4-2 का, ये पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, इसका सल्फेट का वेट निकाल लोगे, यानी M, नेगेटिव चार्ज कितना है 2, तो आपका ये आंसर आ जाएगा M/2। अगर मैंने कहा है कि इक्विवेलेंट वेट, है ना, ऑफ PO4-3, राइट, तो क्या करोगे बताओ, M आपका वेट हो जाएगा और चार्ज कितना दिख रहा है 3, तो 3 लिखोगे। इस बात का ध्यान रखना कि -2 है तो यहाँ माइनस नहीं लिखना है, केवल चार्ज की संख्या लिखनी है, कितनी चार्ज की संख्या लिखनी है, ठीक है, नोट करो। अगर मैंने क्वेश्चन में ये कह रखा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट, अगर नाइट्रेट आयन ले रखा है -1, तो आप क्या करोगे M/1, नोट करो फटाफट।